दरअसल यूपी एसटीएफ ने कुख्यात अनिल दुजाना को मेरठ में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में आतंक का पर्याय बन चुका था। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में भी दुजाना आतंक का पर्याय था। करीब एक सप्ताह पहले जेल से जमानत पे वो बाहर आया था और इसके बाद गवाहों को धमकाने लगा था। बाहर आने के बाद गौतम बुद्ध नगर में कई लोगों को उसने धमकी दी। अनिल दुजाना पर अलग अलग धाराओं में करीब 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। यूपी पुलिस ने दुजाना पे 75,000 रुपए का इनाम भी रखा था और यूपी एसटीएफ ने 25वें स्थापना दिवस पे एक और सफलता अपने नाम की। 4 मई 1998 में यूपी एसटीएफ का गठन हुआ था और यूपी एसटीएफ ने सबसे पहले श्री प्रकाश शुक्ला को ढेर किया था और यूपी एसटीएफ ने कुख्यात अनिल दुजाना को मेरठ में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। असद के एनकाउंटर के बाद, गुलाम के एनकाउंटर के बाद, अरबाज के एनकाउंटर के बाद अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक और माफिया मिट्टी में मिल गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तभी कहा था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध छोड़ दे, और जिसने ना प्रदेश छोड़ा ना अपराध छोड़ा उसका अंजाम यह हुआ कि वो एक एक करके मिट्टी में मिल रहे हैं। दुजाना के बारे में कुछ बड़ी बातें आपको बताएं। 18 हत्या के मुकदमे इस पे दर्ज, रंगदारी लूटपाट का केस भी इस पे दर्ज था। इसके अलावा जमीन पर कब्जा करना इसके लिए आम बात थी। आर्म्स एक्ट समेत 62 मुकदमे इस पर दर्ज थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खूंखार था। अनिल दुजाना पे रासुका भी लगी थी और इसके अलावा अनिल 2012 से जेल में बंद था, यानी 2012 में इसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद हाल ही में जेल से बाहर आया था अनिल दुजाना। करीब एक सप्ताह पहले इसे जमानत मिली थी और ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला अनिल दुजाना आज एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। एक और माफिया मिट्टी में मिल चुका है, जिस पर हत्या, लूट, रंगदारी और जमीन कब्जाने के अलावा कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। करीब 62 मामले इसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। और अनिल दुजाना के एनकाउंटर पे स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे मेरठ में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना घायल हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के पास से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहाँ मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहाँ उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश और मेरठ जोन के एसटीएफ पुलिस अधीक्षक कुलदीप नारायण ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अनिल दुजाना जो एक ग्रेटेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कंट्रैक्टर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर है। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड है। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको
लुधियाना एक बहुत ही जोरदार अपराधी है और इसके विरुद्ध कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं। आज एसटीएफ को मेरठ यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली कि ये बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है और इस सूचना पर एसटीएफ की टीम मेरठ यूनिट यहाँ पहले से लग गई थी और उसने उसको रोका तो फिर उसने जवाबी फायर की इधर भागते हुए और जिसमें क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया और जहाँ मृत घोषित कर दिया गया। कितने का इसका इनाम था? इस पर कोई इनाम नहीं था इस बार। और यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया अनिल दुजाना करीब 2 साल पहले पूजा नामक लड़की से शादी इसने रचाई थी, जिसकी शादी पैतृक गांव में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। अनिल की पत्नी पूजा बागपत जिले के घिटोरा गांव की रहने वाली है और अनिल दुजाना अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहता था। पूजा से शादी करने के बाद अनिल दुजाना कुछ दिनों के लिए साइलेंट रहा, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव आया तो उसने अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया। हालांकि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने अनिल दुजाना के खिलाफ शिकंजा कसा और जयचंद प्रधान हत्याकांड में एक और मुकदमा दर्ज हो गया, जिसके बाद पूजा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था। जयचंद हत्याकांड में उसकी पत्नी संगीता ने बादलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। और यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है। पहले चरण में 37 जिलों में वोट डाले गए। 9 मंडल के 10 नगर निगम में मतदान हुआ और 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। आज मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग रहा। कुछ एक जगहों से फर्जी वोटिंग की खबरें आई, जिसके बाद कई जगह बवाल भी हुआ, थोड़ा हंगामा भी हुआ। कहीं पे जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। ज्यादातर जगहों पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और इसको शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। तो यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। और फिरोजाबाद से खबर है, जहां थाना रसूलपुर इलाके में वार्ड नंबर 63 में पथराव हुआ है और फौरन सिंह शांति देवी इंटर कॉलेज में वोट डालने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में जमकर यहां पे पथराव हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि यहां पे पत्थरबाजी तक होने लगी। तो फिरोजाबाद से खबर, जहां थाना रसूलपुर के वार्ड में पथराव हुआ, 2 पक्षों में जमकर यहां पे पत्थर चले, पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई। नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, आज चूंकि प्रशासन ने दावा तो किया था कि पुख्ता इंतजाम है, लेकिन यहां पे हालात ऐसे क्यों हुए कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी होने लगी, पथराव हुआ? देखिए, पूरा मामला था रसूलपुर के इलाका वार्ड नंबर 63 का है। यहाँ देखिए एक बड़ी बात होगी कि ये जो शांति देवी स्कूल है वहाँ दोनों समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, मगर थोड़ा सा वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मगर शासन प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात कही जाए तो पुलिस 4 चौकंद वहाँ नहीं थी, क्योंकि वो मुसलमान क्षेत्र है, इसलिए वहाँ बोर्डिंग पढ़ना था। तो वो कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी या भाजपा के प्रत्याशी की कोई बात नहीं रखी गई। वहां दोनों समुदायों में ऐसी भ्रंत हो गई तो पथराव होने लगा और लाठी डंडे भी निकल आए। अगर देखने की बात ये होगी, अगर प्रशासन स्वस्थ रहता, वहां 4 चौकंद व्यवस्था रखता, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भंग नहीं होती और वहां वोटिंग को जो प्रभावित किया गया। सबसे बड़ी बात होगी प्रशासन को, मैं यहाँ देखता हूँ कि वोटिंग प्रभावित हुई, क्योंकि लोग जो वहाँ वोट डालने जाते हैं वो 5 बजे के समय की बात है और 5 बजे से अभी तक ये वोटिंग प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि वहाँ काफी तक वोटिंग के रजिस्टर अगर देखिए जाएगा 43% से ऊपर वोटिंग नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ ढील रही और ढील के साथ साथ यहाँ प्रशासन को पूरा काम नहीं कर पाया, क्योंकि थाना रसूलपुर का जो क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुली क्षेत्र है और वहाँ सपा के जो प्रत्याशी थे वो उनके पिता और उनके जो पति थे वहाँ मौके पर गए, उन्होंने मौका जायजा लिया और कई लोगों की चोट भी आई है। तो शायद सबसे बड़ी बात ये होगी कि शासन प्रशासन आखिर ढील क्यों करने लगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई जगह इस तरह की खबरें आई जहां पे विवाद हुआ और फिर विवाद जो था वो मारपीट और पथराव में बदला। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे हैं और एससीओ की बैठक में वो हिस्सा लेंगे और उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। पाकिस्तान के साथ कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं। 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये भारत दौरा है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पे हैं। यहां वो चीन की अगुवाई वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा पहुंचे हैं
और इस दौरान वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे। उनकी बैठक 2 दिन तक होगी और खास बात यह कि बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानी विदेश मंत्री के तौर पे ये पहला भारत दौरा है। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री का ये भारत दौरा 12 साल बाद हो रहा है। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। बताया जा रहा कि पहलवान बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठी लेकर उनके साथ घटनास्थल पे मारपीट की। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पहलवानों ने उनके साथ बदसलूकी की, जबकि वो तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। और दिल्ली के तमाम डीसीपी को अलर्ट रहने का आदेश भी दिया गया है। तो पहलवानों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख के समाधान की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया ने पत्र लिख के कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात 100 पुलिस वालों ने हमला किया। झड़प में दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सिर पे चोट आई है। और दिल्ली के जंतर मंतर पे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना पिछले 12 दिन से जारी है। पहलवानों और पुलिस के बीच कल रात करीब 11 बजे धक्का मुक्की हुई। घटना के कई वीडियो सामने आए। पहलवानों का आरोप है कि बारिश की वजह से उन्होंने बेड मंगवाए थे, जिन्हें लाने में पुलिस ने रोक दिया। और धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलवानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पहलवानों के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहलवानों से मैं मिला हूँ, वो बहुत ही व्यथित हैं, विचलित हैं, दुखी हैं और उन्होंने कभी शायद सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी नौबत आएगी, ऐसे दिन उनको देखने पड़ेंगे। लेकिन हम सब उनके साथ हैं। मैंने उनको यही कहा धैर्य से काम लो। आज कोर्ट में सुनवाई भी है और उम्मीद की नज़र से वो देख रहे हैं, निगाह उनकी वही है कि न्याय मिलेगा। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि साजिश है। देखिए, बृजभूषण शरण जो भी कुछ कहें, मुझे उनकी टिप्पणी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। न्याय की अपनी प्रणाली है और पॉक्सो के तहत अब वो आरोपी हैं और वो चीज़ें सिद्ध होंगी, समय लगेगा। लेकिन आज हमारी मांग है कि कम से कम पुलिस प्रशासन जो कानून कहता है उसको माने। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अनिस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं धरना दे रहे पहलवानों को समर्थन देने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जंतर मंतर पे बैठे पहलवानों के साथ बैठी हूं। पहलवानों के साथ पुलिस वालों की हरकत पे स्वाति मालीवाल ने कहा कि सारी शिकायतों के खिलाफ महिला आयोग कार्रवाई करेगा। स्वाति मालीवाल हमारे साथ। मैं अभी लड़कियों से मिली हूँ और उन लड़कियों ने मुझे बताया है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने दारू पीकर उनको खदेड़ा, उनके साथ मैन हैंडलिंग करी। मेल ऑफिसर्स ने लड़कियों को धक्का दिया, मारा, बाल खींचे, गालियां दी। और दिल्ली पुलिस इतनी गुंडागर्दी पे उतर कर आई है कि जब मैं यहाँ पे आई रात में इनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए मुझे ही उठा के पटक दिया गाड़ी में और जबरदस्ती पुलिस स्टेशन पे ले गए और पूरी रात वहां बिठा के रखा। अब मैं सुबह आई तो फिर मुझे रोका गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे छावनी बनाई है और ये 400 पुलिस वाले जो जंतर मंतर पे हैं लड़कियों को परेशान करने के लिए, इनमें से कोई पुलिस वाले में हिम्मत नहीं है कि जाके बृजभूषण को अरेस्ट कर ले। वो एक गुंडा है और पॉक्सो का एक्यूज्ड है, वो खुला क्यों घूम रहा है? 164 के स्टेटमेंट क्यों नहीं कराया दिल्ली पुलिस ने? इन सवालों का जवाब दे दिल्ली पुलिस। आज शिकायत भी यहाँ पे दर्ज कराई गई है महिलाओं द्वारा, क्या कुछ शिकायत में उसमें था? लड़कियों ने बिल्कुल डिटेल में अपनी कंप्लेंट दी है, दिल्ली महिला आयोग उसके ऊपर काम कर रहा है। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ 1 इंडिया से बात की। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी आद्रीवाला और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने इस मामले को रखा और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में क्या प्रगति हुई, इसकी रिपोर्ट दाखिल की। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। नाबालिग शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हो चुका है। याचिका का उद्देश्य एफआईआर था जो पूरा हो गया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी दी गई है। इन सब तथ्यों को देखते हुए इसकी सुनवाई यहीं पूरी की जाती है। अगर आगे कोई और मसला आता है तो पहलवान हाईकोर्ट या संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जो कि चुनाव के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि चुनाव की लागत बहुत अधिक है और ईवीएम की कीमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां आईएनएलडी के महासचिव अभय चौटाला ने जंतर मंतर पे कुश्ती खिलाड़ियों के धरने का पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और उनके समर्थन में बयान दिया। खिलाड़ियों के समर्थन में अभय चौटाला ने कहा कि जो बृजभूषण पे कार्रवाई न करने के बजाय उल्टा महिला खिलाड़ियों पे रात को दुर्व्यवहार और बदतमीजी कर रहे हैं। महिला खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज की जा रही है। महिला खिलाड़ियों के साथ कोई भी महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। ऐसा निर्णय लेंगे जिसकी वजह से सरकार को समझ में आ सके। ये केवल पहलवानों के साथ नहीं, अगर संदीप सिंह के मामले में सरकार एक्शन ले लेती तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। आज फिर बृजभूषण के खिलाफ भी तुरंत एक्शन हो जाता है। बृजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं होने की वजह से संदीप सिंह के हौसले और ज्यादा बढ़ गए होंगे। संदीप सिंह के नहीं, ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे सरकार में जिनके हौसले इस बात से बढ़ते होंगे। इसलिए तुरंत एक्शन जरूरी है। इसीलिए आज मैंने आप सबको निमंत्रण दिया था और बुलाया था कि आपके माध्यम से सबको मैसेज कन्वे हो और इस पे एक्शन के लिए सबको आगे आना चाहिए। और बिहार की नीतीश सरकार बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। दरअसल नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है और नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा लिया। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। और खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां शादी से लौट रहा पूरा परिवार ट्रक की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी हो गई जी। कब हुई है शादी? रात में हुआ, कल लौट पे यहाँ, कल दिन में शादी था। और बारात कहाँ गई थी? बारात गया था जो कि यहाँ हरिबेला। ये सारे लोग आपके रिश्तेदार थे जो शादी से लौट रहे थे? जी। और पटना से खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक पे मुलाकात पर बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। सब लोग बोले हैं। अब जब फाइनल हो जाएगा और जब हो जाएगा तब आपके सामने कुछ भी बोलना होगा तो सब बात हम लोग बैठ के बता देंगे। सबके हित में, अपने लिए नहीं, सभी लोगों के हित में जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन आपके बारे में बीजेपी की तरफ से बातें बोली जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? सोच लीजिए सम्राट चौधरी। इसीलिए आपका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोगों क्या जेडीयू, आप फिर भाग के। और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और आरजेडी के नेता की तरफ से बाबा पे बयानबाजी की जा रही है। एक बार फिर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि लोगों के लिए बोलना बस आसान है, लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल है। और जहां तक बात हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की है तो कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, हमारे भाईचारे को कोई भी तोड़ नहीं सकता।
खबर सासाराम से है, जहां रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव के ट्वीट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव समय समय पे ट्वीट तो करते हैं, लेकिन नौकरी देने का काम नहीं करते। नौकरी देने को लेकर कई तरह की शर्तें सामने रख देते हैं, जिस कारण युवक भटक रहे हैं। उन्होंने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि यह परिवार खुद नौकरी लेने वाला है, ये किसी को नौकरी दे नहीं सकता। परिवार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि जब जब एनडीए आई, लोगों को आरक्षण मिला। अरे ट्वीट तो पहले भी तेजस्वी यादव करते थे और लालू जी का परिवार ये बताए कि बिहार के लोगों को कब आरक्षण दिया। राजद आरक्षण विरोधी है। अपने 15 साल के शासनकाल में किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। एनडीए जब जब रहा तब तब आरक्षण हुआ और लालू प्रसाद जी का परिवार किसी को नौकरी नहीं दे सकता है। और बिहार में बाहर है चाचा भतीजे की सरकार है। अब इस सरकार में रहने वाले महागठबंधन के वाले विधायक महबूब आलम सरकार के विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो पटना हनुमान मंदिर से लेके जामा मस्जिद तक फुटपाथ पे लगाने वाले दुकानदारों को जिला प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया, जिसे लेके फुटपाथ पे लगाने जो दुकानदार हैं सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। उस प्रदर्शन में महागठबंधन के बारले विधायक महबूब आलम भी यहां दुकानदारों का समर्थन करने पहुंचे। तो दुकानदारों को यहां फुटपाथ से हटाया गया, यानी जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया और इसको लेकर जिला प्रशासन ने चूंकि ये कार्रवाई की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।